सबसे बड़ी कमी बच्चा यही नहीं करता है। पढ़ता 10-12 घंटे है, 15 घंटे पढ़ता है, पर यूपीएससी में 5000 शब्द लिखने होते हैं 3 घंटे में। अगर कोई एस्पिरेंट्स है जिसके पास सिर्फ 1 साल का टाइम है और वो जीरो से स्टार्ट कर रहे तो उसके लिए क्या रोड मैप बताओगे? क्योंकि यूपीएससी हमेशा एक पैटर्न पर सेट रहता है। यूपीएससी के एग्जाम का एक पैटर्न है, उसके क्वेश्चंस का एक एरिया है, वहां से वो बार बार पूछेगा। अगर आपने उन क्वेश्चंस को समझ लिया, उस पैटर्न को समझ लिया, तो आप 1 साल में एग्जाम पास कर सकते हैं। लेकिन कोई तो आपको चाहिए, कोई तो ये बताए कि क्या नहीं पढ़ना है। उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, उसकी स्टडी स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं थी, तो एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में भी उसके बहुत अच्छे नंबर नहीं आए। उसे लगा कि सर मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मेरा नहीं हो पाएगा। आज वो एसडीएम है। और कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम का एक जो बच्चा है वो बीए बीएससी करके यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहा है, ज़्यादातर बच्चे। और एक बच्चा इंग्लिश मीडियम वाला है जो आईआईटी करके आया, जो बीटेक करके आया, जो एमबीबीएस करके आया, उसको पढ़ने की आदत है। कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनको ये अंदाज़ा लगा देना चाहिए या पता आप चल जाना चाहिए कि यूपीएससी आपके लिए नहीं बना है, या फिर आपको ऑप्शन बी भी साथ लेकर चलना चाहिए? आज के समय में पूरे भारतवर्ष में लाखों बच्चे, लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे रीजंस हो जाते हैं जो उन्हें नहीं पता, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शंस नहीं हो पाता। आज मैं आरडी सर के साथ मौजूद हूं और उन्हीं सब सवालों पर, उन्हीं सब क्वेरीज पर बात करने वाले कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं और जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सबको। और पहला सवाल मेरा यही रहेगा, पूरे देश भर में लाखों स्टूडेंट तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, सिलेक्शन किसी चुनिंदा लोगों का हो पाता है, तो रीज़न क्या है, कहाँ वो गलती करते हैं? एक्चुअल में बच्चों के साथ क्या है कि वो रैंडम पढ़ाई करते हैं। अभी क्या हो रहा है कि हम पैसिव स्टडी कर रहे हैं, हम लगातार बुक्स पढ़ रहे हैं, हम किताबें पढ़ रहे हैं, वो एक पैसिव स्टडी की श्रेणी में आता है। जब तक बच्चा ब्रेन को ट्रेन नहीं करेगा, जब तक बच्चा आंसर राइटिंग नहीं करेगा, जब तक आप राइटिंग नहीं करेंगे, सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि हमें यूपीएससी को इम्प्रेस नहीं करना है, हम केवल अपना ज्ञान नहीं दिखाना चाहते वहाँ, हमको वहाँ सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन लेने के लिए ब्रेन को ट्रेन करना है, आंसर राइटिंग करनी है, अपने स्किल सुधारने हैं। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है कि बच्चा पढ़ता बहुत कुछ है, बहुत सारी बुक्स पढ़ता है, बहुत सारे सोर्सेज पढ़ता है, 10-10 किताबें एक एक सब्जेक्ट में पढ़ता है। 10 किताबें न पढ़ के एक किताब पढ़ो, पर बार बार पढ़ो, और जो पढ़ा है उसकी आंसर राइटिंग करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाओ और उनका आंसर्स को लगातार लिखो। जो पढ़ा उसको लिखना जरूरी है। इससे आपका ब्रेन ट्रेन होगा, इससे आपको आदत डलेगी कि आपने जो सोचा है उसे आप लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं। क्योंकि वहाँ से आपको डायरेक्टली एग्जामिनर ना आपको पूछेगा नहीं कि आपने क्या क्या पढ़ा, आपसे किसी चीज़ के बारे में डायरेक्टली ओरली नहीं पूछा जाएगा, सिवाय इंटरव्यू में, वो भी पर्सनल डेवलपमेंट है तो उसी के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन बुक्स पढ़ने के साथ उनको लिखना जरूरी है, आंसर्स जरूरी है। और सबसे बड़ी कमी बच्चा यही नहीं करता है। पढ़ता 10-12 घंटे है, 15 घंटे पढ़ता है, पर लिखता 1 घंटे भी नहीं है। तो उसे रोजाना लिखना चाहिए। रोजाना लिखने से उसके आंसर्स, उसकी स्किल अपने आप डेवलप होगी। हो सकता है पहली बार में उसे आधा घंटा लगे लिखने में, पहली बार में आप 10 मिनट नहीं लिख सकते, पर यूपीएससी में 5000 शब्द लिखने होते हैं 3 घंटे में। 25 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं आपको। तो जब तक आप यहाँ लिखने की आदत नहीं डालोगे, 8 मिनट से पहले आपको एक आंसर कंप्लीट करना है। 8 मिनट में आपको 200 शब्द लिखने हैं। वहाँ पर पहली बार में आप नहीं लिख पाएंगे, आपको आधा घंटा लगेगा, फिर आपको 20 मिनट लगेंगे, फिर आपको 10 मिनट लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप ट्रेन होंगे। और जैसे ही आप ट्रेन हो जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब आप जो एक कमी बता रहे हैं, एक बहुत बड़ी कमी लिखने की भी, लिखता नहीं टाइम पर, क्योंकि वो बता नहीं पाते होंगे, लेकिन वो लिख ही नहीं पाते होंगे। आंसर तो आते होंगे हमको पता है, लेकिन वो पूरा लिख नहीं पाते। और जब वो लिखने बैठते हैं तो ब्रेन कुछ और कह रहा है, हाथ कुछ और कह रहा है जी। जैसे कई बार होता है कि हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, हमारी कलम पर वो नहीं उतर पा रहा। तो कलम पर नहीं उतरेगा तो एग्जामिनर चेक किसको करेगा? हमको ज्ञान थोड़ी देना है वहाँ पे, हमको लिखना है। जो ज्ञान हमारे पास है, जो नॉलेज हमने इकट्ठा की पढ़ के, हमने उसे लिखना नहीं सीखा। ये सबसे बड़ी कमी है एक। जी। अगर कोई एस्पिरेंट्स है जिसके पास सिर्फ 1 साल का टाइम है और वो जीरो से स्टार्ट करे तो उसके लिए क्या रोड मैप बताओगे? सबसे पहले एनसीईआरटी को उसे पढ़ना होगा। एनसीईआरटी केवल और केवल आपको नॉलेज नहीं देती, वो आपको लैंग्वेज देती है, वो आपको वे ऑफ राइटिंग देती है, वो आपको ये बताती है कि आपको किसी चीज़ को कैसे बहुत ही साधारण भाषा में, बहुत ही सिंपल वे में कैसे प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी होगी उसे, 6 टू लेकर 12 तक की। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पिछले 10 ईयर्स के उठाने हैं। उसमें प्री के क्वेश्चंस उठाइए, मेंस के उठाइए, उन्हें टॉपिक वाइज डिवाइड करिए।
कि किस टॉपिक से कहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जिन क्वेश्चन से बार बार, जिन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं उन पर फोकस कीजिए, उन पर आंसर राइटिंग कीजिए, उन्हें पढ़िए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, अपने नोट्स बनाइए, उसे रिवाइज कीजिए और पॉइंट आउट करके उनको लिखना सीखिए। तो 1 से 1.5 साल में तैयारी हो जाती है। 1 से 1.5 साल, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर 1 साल है किसी के पास और 0 से स्टार्ट करता है तो मतलब 90% से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है वो सिलेक्शन हो जाएगा। 1 से 1.5 साल, 1 से 1.5 साल कहूँगा मैं कि 1 से 1.5 साल जरूरी होती है, क्योंकि आपको अगर एनसीईआरटी अगर बेसिक पहले से क्लियर है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ 6 to 12 में बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है, जहाँ एसएसटी बहुत क्लियर कराया जाता है, क्योंकि साइंस बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। आपने 11-12 में मैथ पढ़ा है तो मैथ वहाँ नहीं पूछा जाएगा, वो टेक्निकल मैथ्स वहाँ नहीं आएगा। तो आपका एसएसटी कितना अच्छा है, आपकी आंसर राइटिंग कितनी अच्छी है, स्कूलिंग कितनी अच्छी है, इस पर भी डिपेंड करेगा। अगर आपकी स्कूलिंग ठीक है, अगर आपका बैकग्राउंड ठीक है, तो 1 साल में तैयारी कर सकते हैं, 1 साल में एग्जाम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रणनीति सही बनानी पड़ेगी जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होंगे, क्योंकि यूपीएससी हमेशा एक पैटर्न पर सेट रहता है। यूपीएससी के एग्जाम का एक पैटर्न है, उसके क्वेश्चंस का एक एरिया है, वहाँ से वो बार बार पूछेगा। अगर आपने उन क्वेश्चंस को समझ लिया, उस पैटर्न को समझ लिया, तो आप 1 साल में एग्जाम पास कर सकते हैं। जी सर, एक चीज़ मुझे बताइए कि आजकल हम देखते हैं कि यूट्यूब पर बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं और वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, फ्री क्लासेस दे रहे हैं ना। तो जब वो वहाँ पर फ्री कोचिंग्स, फ्री क्लासेस मिल रही हैं, तो कोचिंग्स का रियल फायदा क्या है, मतलब स्टूडेंट कोचिंग क्यों करे? देखिए, एक्चुअली में कोचेज का इम्पोर्टेंस तो हमेशा से रहा है। अगर आप अर्जुन का संघर्ष देखेंगे, अगर आप कर्ण का संघर्ष देखेंगे और आप अश्वत्थामा का देखेंगे, तो तीनों में ही कोचेज का इम्पोर्टेंस आपको दिखेगा। कोचेज आर मस्ट इफ यू आर यू वांट टू सेलेक्ट। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो कोचेज बहुत जरूरी हैं, लेकिन वो कोचेज हो सकता है आपकी माँ हो, आपके भाई हो, आपके घर में कोई सेलेक्टेड व्यक्ति हो, आपको कोई सीनियर हो, या आपके कोई टीचर्स हो, लेकिन कोई तो आपको चाहिए, कोई तो ये बताए कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि मार्केट में इतने सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं यूपीएससी के लिए। आप हिस्ट्री की बुक लेने जाइए, आपको 20 तरह की बुक्स दिख जाएंगी, बहुत सारी गाइड्स दिख जाएंगी, बहुत सारी पब्लिकेशंस दिख जाएंगी। अब कौन सी किताब ज़्यादा अच्छी है, किसको पढ़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है। हो सकता है किसी ने कहा BL ग्रोवर पढ़ लो हिस्ट्री के लिए, और उसमें तो कुछ ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। किसी ने कहा बिपिन पढ़ लो हिस्ट्री के लिए, वो तो 1857 से शुरू होती है। किसी ने कहा सुमित सरकार पढ़ लो, वो बच्चे के पल्ले ही नहीं पड़ेगी, बच्चा समझ नहीं पाएगा वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं कि आपको पढ़ना क्या है, तो आप कैसे करोगे तैयारी। मतलब एक गाइडलाइंस के लिए कोचिंग बहुत जरूरी है। केवल ये बताती है कोचिंग आपको क्या पढ़ना है, आपकी डायरेक्शंस क्या हैं। अर्जुन की जगह द्रोणाचार्य लड़ने नहीं आएंगे, परशुराम कर्ण की जगह लड़ने नहीं आएंगे, पर वो बताएंगे कि आपको कहाँ किस अस्त्र का प्रयोग करना है, कहाँ पर आपको कैसी रणनीति चाहिए, कहाँ पर कैसा व्यू चाहिए, व्यू रचना कैसी होनी चाहिए। तो कोचेज तो जरूरी है, लेकिन हो सकता है कोचिंग्स ना हो, वो कोई और हो। हाँ, जहाँ तक मेरा अपना मानना है ऑनलाइन कोचिंग्स के लिए, ऑनलाइन कोचिंग्स बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है आज के समय में। कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ ऑनलाइन क्लासेज पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। फिनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पहले सब बच्चों को मोबाइल्स दिए गए, लैपटॉप्स दिए गए, पूरी क्लासेज को, ऑफलाइन क्लासेज को बंद किया गया और कंप्लीटली एजुकेशन को ऑनलाइन कर दिया गया। लेकिन वही फिनलैंड है जिसने सबके मोबाइल्स वापस लिए, सब कोचिंग्स जो जितने भी स्कूल्स थे सब में ऑनलाइन सेटअप को बंद करवाया और पूरी क्लासेज ऑफलाइन दे रहा है जी। हमको लग रहा है कि ऑनलाइन में सब कुछ है। आप मोबाइल पर कितने घंटे पढ़ सकती हैं, इससे आपकी आंखों को, आपके मस्तिष्क को, आपके शरीर को बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। मोबाइल से लगातार 6 घंटे नहीं पढ़ा जा सकता, 5 घंटे नहीं पढ़ा जा सकता, और फिर कहाँ माहौल मिलेगा आपको। आप एक कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अकेले दौड़ रहे हैं सड़क पर। आप 20 लोगों के साथ सड़क पर दौड़िए, आप अकेले सड़क पर दौड़िए, आपको अपने आप अपनी इफिशियंसी मालूम चल जाएगी। आप जब अकेले दौड़ते हैं 2 किलोमीटर बाद ही लगता है कि बहुत दौड़ लिए। 4 लोगों के साथ दौड़ रहे हैं, 10 लोगों के साथ दौड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि मैं तो और दौड़ सकता हूँ भी। आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आपके जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती है। ये क्लास का इम्पैक्ट होता है और ये केवल ऑफलाइन में हो सकता है। तो बहुत सारे हमने टॉपर्स के इंटरव्यूज लिए जो यूपीएससी के बाद टॉप किया है जिन्होंने, और उनका कई बार कहना होता है कि हम कोचिंग तो हमने कभी देखी नहीं और कोचिंग जरूरी नहीं रहती। बिल्कुल, तो उनका माइंडसेट क्या रहता है फिर? बिल्कुल जरूर नहीं, मैंने वही कहा, बिल्कुल जरूर नहीं। अगर उनको ये पता है कि क्या पढ़ना है, अगर उनको ये पता है क्या नहीं पढ़ना है, अगर उन्हें ये पता है कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है, तो कोचिंग्स बिल्कुल जरूर नहीं है। क्योंकि हो सकता है उनके घर में, हो सकता है उनके जानने में, हो सकता है उनके किसी परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जिसने उन्हें डायरेक्शन दी हो।
कि भाई आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस बुक का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, आपको कैसे तैयारी करनी है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आंसर राइटिंग को कैसे चेक करना है। वैसे भी आज के समय चैट जीपीटी आ गया, जेमिनी आ गया, इससे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मेंस के हम आंसर्स चेक करा सकते हैं। ऐसा नहीं है। ह्यूमन एरर्स और मानवीय संवेदनाएं आप कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं सीख सकती। किसी क्वेश्चन को पूछने के तरीके के पीछे क्या संवेदनाएं छिपी हो सकती हैं, इसको जानने के लिए कोचेज का होना जरूरी है। पर वो कोच हो सकता है आपके घर में से कोई हो। तो जो लोग कहते हैं उनके पीछे का बैकग्राउंड, उनका स्कूलिंग, उनकी ग्रूमिंग जो है जी, वो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही होती है। इसलिए जो लोग कह रहे हैं उनकी संख्या कितनी है और उनका पीछे का बैकग्राउंड क्या है, सबसे पहले ये जान लेना जरूरी होता है। अच्छा सर, आप तो इतने समय से कोचिंग दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कोई ऐसी किस्सा हो, कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो लगता हो, उसको भी लगता हो और आपको भी लग रहा है कि वो नहीं कर पाएगा और मतलब उन्होंने कर दिखाया, सक्सेस हुआ हो? कई बार ऐसे बच्चे आते हैं। कई बार एक बच्चा मेरे पास आया, और एक बच्ची थी मथुरा से ही, जिसके फैमिली में बहुत सारे लोग नहीं थे, पापा नहीं थे और भाई उसके पढ़ा रहे थे। तो वो मेरे पास आई स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देने के लिए, कई साल पहले की बात है। तो उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, उसकी स्टडी स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं थी। तो एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में भी उसके बहुत अच्छे नंबर नहीं आए। उसे लगा कि सर मैं तो नहीं कर पाऊँगी, मेरा नहीं हो पाएगा। आज वो SDM है। अच्छा, किस जिले में? लगातार अगर बच्चा पढ़ाई करता है, यूपी में ही उसे होम डिस्ट्रिक्ट होम स्टेट मिला, यूपी PCS में सिलेक्ट हुई और आज SDM है। अब कई बार क्या होता है कि अगर बच्चे की स्कूलिंग कैसी है, इसका बहुत इम्पैक्ट नहीं आएगा अगर वो लगातार अब पढ़ाई करता है। बच्चे ने अगर अब पढ़ाई लगातार की है, अब उसने सही से समझ लिया है चीज़ों को, 2 से 2.5 साल, मैक्सिमम 3 साल स्कूलिंग नहीं है तब, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तब, अगर उसने लगातार पढ़ाई अब अच्छे से की तो वो बहुत अच्छा सिलेक्शन दे सकता है बच्चा। बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा। जी ठीक है। एक और सवाल है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में भी रहता है, हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम, क्या इम्पैक्ट आता है? अगर आप यूपी के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, स्टेट्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो हिंदी मीडियम यूपी में अच्छा है, राजस्थान में अच्छा है, आप MP PCS दे सकते हैं उसमें अच्छा है, आप बिहार दे सकते हैं उसमें अच्छा है, आप झारखंड दे सकते हैं उसमें अच्छा है। लेकिन जैसे आप UPSC में जाते हो तो बहुत डिफरेंट आ जाता है। उसकी वजह इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम प्री में कोई मायने नहीं रखता, प्री दोनों के लिए इक्वल है। पर मेंस में जब आंसर राइटिंग की बात आती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर सोर्सेज की कमी हिंदी मीडियम वाले बच्चे को होती है। हमारे पास द हिंदू जैसा कोई न्यूज़पेपर नहीं है, हमारे पास टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा कोई न्यूज़पेपर नहीं है, हमारे पास अच्छी मैगजीन्स नहीं है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के पास। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे के पास अच्छे कोचेज नहीं हैं, क्योंकि जो कोचेज हैं वो आज भी 20 साल पहले वाले पैटर्न पर ही चल रहे हैं। एग्जाम का पैटर्न 2011 के बाद लगातार बदला है। 11 में बदला, फिर 13 में बदला, फिर 19 में बदला, लगातार एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है। UPSC की डिमांड बदल रही है। और अगर आपने लगातार अपने आप को चेंज नहीं किया, मॉडिफाई नहीं किया और UPSC के डिमांड के अनुसार नहीं डाला तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, ये तय है जी। तो हिंदी मीडियम को कहीं ना कहीं अच्छे रिसोर्सेज का नुकसान हो रहा है जो उसको नहीं मिल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छे कोचेज का नुकसान हो रहा है जो उसे नहीं मिल पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम का एक जो बच्चा है वो BA BSc करके UPSC की तैयारी करना चाह रहा है। ज़्यादातर बच्चे उसने BA किया और वो तैयारी करने आया, और एक बच्चा इंग्लिश मीडियम वाला है जो IIT करके आया, जो BTech करके आया, जो MBBS करके आया, उसको पढ़ने की आदत है, इसको पढ़ने की आदत नहीं है। अगर हिंदी मीडियम का बच्चा अपनी आदतें बदल ले, अपनी सोच बदल ले और आंसर राइटिंग करना शुरू करे तो आराम से सेलेक्ट हो सकता है, अच्छी रैंक भी ला सकता है। इस बार भी टॉप 100 में UPSC में हिंदी मीडियम है, लेकिन उसके बाद कहाँ है, बात यह है। बहुत कम लोग हैं इस बार भी, लेकिन 2011 से पहले ऐसा नहीं था। मैं 2011 से पहले एग्जाम दिया करता था, मेरा 2011 में लास्ट अटैम्प्ट था, तो तब 45% लोग प्री में पास होने वाले हिंदी मीडियम हुआ करते थे 2011 से पहले, और लगभग 55% जो थे वो इंग्लिश मीडियम वाले थे। हिंदी मीडियम अच्छा खासा था उस समय, लेकिन 11 में चेंज हुआ, CSET आया, हिंदी मीडियम गायब, क्योंकि हिंदी मीडियम को वो चीज़ें पढ़ने की आदत नहीं थी। कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में आ गए, बच्चे को आदत नहीं थी, बच्चे को पता नहीं था, तो वहाँ से बच्चा फेल होना शुरू हुआ। उसके बाद लगातार ये ग्राफ गिरा है और अभी वो ग्राफ गिरता ही जा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में हिंदी मीडियम के बच्चे अपने आप को बदल लें तो परिवर्तन आए, लेकिन अभी तो मुझे बहुत उम्मीदें नहीं लग रही हैं। इंग्लिश मीडियम बहुत आगे है
उसके पीछे की वजह उनकी स्कूलिंग है, उसके पीछे की वजह एनसीईआरटी है। हिंदी मीडियम यूपी में चलता था, अब तो एनसीईआरटी उन्होंने कर दिया है। पहले यूपी बोर्ड की बुक्स अलग थी, एनसीईआरटी अलग थी। अब बच्चा पहले 12th तक यूपी बोर्ड की बुक्स पढ़े, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी फिर एनसीईआरटी पढ़े 6वीं क्लास से। तो ये बड़ा मुश्किल होता था। वो एक बच्चा है ऐसा है जो पहले से एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है, तो डिफरेंस कहाँ रहेगा, ये एक इश्यू था। जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो सिलेक्शन होने के बाद आपसे मुलाकात करते होंगे, बहुत सारी चीज़ें बताते होंगे। जी। तो मॉक इंटरव्यूज़ हम सभी लोग देख लेते हैं ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म पर, और उसी के ज़रिए हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इसी तरीके के रियल इंटरव्यूज़ होते होंगे। तो उनके थ्रू या आपको जैसे पता हो, तो क्या डिफरेंस रहता है मॉक इंटरव्यूज़ में और रियल इंटरव्यूज़ में? देखिए, एक्चुअल में मॉक इंटरव्यू जो होता है वो एक तो मेंटलिटी पहले से पता होती है कि ये रियल नहीं है, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी वर्क कर रही होती है। दूसरा, जो लोग मॉक इंटरव्यू ले रहे होते हैं उनका स्टैंडर्ड, उनका जो लेवल है वो कहीं ना कहीं तो मैच खा रहा होता है, क्योंकि आजकल तो लोग जो भूतपूर्व रिटायर्ड लोग हैं, आयोग के लोग हैं, उनको बैठाने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं साइकोलॉजी बच्चे की इम्पैक्ट डाल रही होती है, क्योंकि बच्चे को ये पता है कि ये रियल इंटरव्यू नहीं है। जब रियल में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ एंट्री करने से पहले आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका जो मन है, आपका जो दिमाग है, वो जिस स्पीड में काम कर रहा होता है वो मॉक इंटरव्यू फील नहीं कर सकते। ऐसे मानिए आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप पिच पर खेलने जा रहे हैं, कितना जरूरी दोनों है का। हाँ, लेकिन मॉक इंटरव्यू जरूरी है, क्योंकि उनसे ना आपको अपने आप को प्रेजेंट करने, आपको बैठने, आपको जवाब देने, आपको पोलाइटली मना करने, इसकी आदत बनती है। क्योंकि आपको डायरेक्टली बैठा दिया जाए तो हो सकता है आपको कहाँ मना करना है, क्या बात करनी है, किसकी तरफ देख के क्या बोलना है। क्वेश्चन पूछा उन्होंने बीच में कुछ पूछ लिया, आप जवाब उधर देख के दे रहे हैं, पूछा उन्होंने, तो वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल हो सकता है। जी, मेरा आखिरी सवाल रहेगा जी। कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनको ये अंदाज़ा लगा देना चाहिए या पता आप चल जाना चाहिए कि यूपीएससी आपके लिए नहीं बना है, या फिर आपको ऑप्शन बी भी साथ लेकर चलना चाहिए? अगर कोई स्टूडेंट लिखना नहीं जानता, कोई स्टूडेंट लिख नहीं सकता, या वो लिखने की आदत नहीं डाल रहा है, अगर उसने पढ़ने के साथ लिखा नहीं, तो यूपीएससी उसके लिए नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए। अगर आप लिख सकते हैं तो यूपीएससी आपके लिए है। अगर आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं तो यूपीएससी आपके लिए है। अगर आपके में डेडिकेशन है लगातार बैठ के पढ़ने की और लगातार लिखने की, तो यूपीएससी आपके लिए है। और आप लगातार लिख नहीं सकते, बैठ के पढ़ लिए, लेट के पढ़ लिए, पढ़ने के कई सारे जुगाड़ हो सकते हैं। कोई लेट के पढ़ रहा है, कोई मोबाइल में देख के पढ़ रहा है, कोई बैठ के पढ़ रहा है, कोई कानों में लीड लगा के पढ़ रहा है, सुन रहा है, घूम रहा है। वो पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने से लिखना जरूरी है। अगर आप उसको नहीं कर सकते तो यूपीएससी आपके लिए नहीं है। आपको समझ लेना चाहिए कि आप छोड़ के कुछ और कर लें। जी, लिखना बहुत जरूरी है। देखिए, आज के टाइम पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस बहुत आ गए, चाहे मोबाइल की बात करिए, सोशल मीडिया की। तो आप कुछ ऐसी गाइडलाइंस देते हैं, कुछ टिप्स देते हैं कि सोशल मीडिया से आप मेरा तो ये मानना है कि मोबाइल किसी के भी सिलेक्शन की सबसे बड़ी बाधा है। जी, ये जो फ़ोन है, ये जो रील्स हैं, क्योंकि बच्चे को ना शॉर्ट में चीज़ें जानने की, 30 सेकंड 40 सेकंड की चीज़ें देखने की आदत पड़ गई है। और यूपीएससी में डेडिकेशन चाहिए, लगातार पढ़ाई चाहिए, डीप स्टडी चाहिए। आपको सतही नॉलेज से काम नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि मोबाइल और उस पर जो सोशल मीडिया है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। बच्चे को मोबाइल से दूर रहना है, मोबाइल की ज़्यादा चीज़ें सहयोग में नहीं करनी है। हाँ, आपको अगर सोर्सेज के रूप में यूज करना है, आपको अगर आंसर्स के लिए यूज करना है, आपको अगर अपने कोई बुक आपके अवेलेबल नहीं है वो आपको देखनी है, तो आप पढ़ सकते हैं। पर आप मोबाइल से रील देखें, मोबाइल के वीडियोज देखें, मोबाइल का यूज करें, तो फिर सिलेक्शन आपके लिए नहीं। ठीक है, लेकिन सोशल से आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन अगर रिलैक्सेशन के लिए अगर कुछ इस्तेमाल करना है, रिलैक्सेशन के लिए पढ़ाई के साथ खेलिए। खेल से बड़ा रिलैक्सेशन दुनिया में कोई चीज़ नहीं देती। आप अपने आप को लोगों के बीच में लाना चाहते हैं, अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, तो आपको खेलना होगा। आप शाम को 1 घंटा निकालिए। जैसे मैं जब दिल्ली में रहता था तो हम लोग 20-22 लोग थे, अधिकतर लोग सेलेक्ट हैं, 19 लोग सेलेक्ट हैं उनमें से। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग शाम को रोज़ाना, वहाँ पार्क था, जैसे जो आउटर में लेन है उसमें पीछे 2 पार्क हैं, हम लोग शाम को रोज जाते थे, वहाँ बैडमिंटन खेला, टेनिस खेला, अपना घूमे फिरे। उससे रिलैक्स होने की संभावना ज़्यादा है बजाय मोबाइल के। मोबाइल में आप लगातार देख रहे हैं तो रिलैक्स होंगे, या उल्टा आपका दिमाग जो है और बॉदरेशन में जाएगा। जी, तो मुझे लगता है कि मोबाइल आपको रिलैक्स नहीं करेगा, मोबाइल आपको और ज़्यादा परेशान करेगा। जी। आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं, और जब सिलेक्शन नहीं हो पाया तो आज कहीं कुछ उस बात का रिग्रेट लगता है, या फिर आप सेटिस्फाइड? उस समय तो लगता था आज नहीं लगता, उस समय लगता था। मेरा 11 में लास्ट अटेम्प्ट था,
अच्छा। उसके बाद यूपीएससी ने 2 अटेम्प्ट्स और दिए, उसमें मैं एक दिया, पर ओबीसी वाला मामला उस समय चल रहा था, जाटों को ओबीसी दे दिया। फिर मेंस के रिजल्ट से पहले उन्होंने उसे हटा दिया, तो जिन लोगों ने ओबीसी के थ्रू डाला था उनका रिजल्ट नहीं आया था, जिसमें एक मैं भी था, बहुत सारे लोग ऐसे थे। तो तब मुझे लगता था, तब तो मैं मतलब ऐसे मानिए कि जैसे दुनिया में सब कुछ खत्म हो गया, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, माने दुनिया जवां है हंसी है, ऐसा लगता था। लेकिन अब नहीं लगता, अब लगता है कि कोई नहीं, जीवन में हो सकता है कि कुछ और अच्छा लिखा हो, कुछ और करना हो। फिर उसके बाद मैंने ये ओपन किया अपना इंस्टीट्यूट, तो मैं वहाँ से फिर ठीक करना शुरू किया, काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए। अब जो सेलेक्टेड बच्चे आते हैं तो फिर लगता है कि कोई बात नहीं, मैं नहीं तो ये सही। अब नहीं लगता, पहले लगता था, पहले खूब लगता था। जी। जो भी सिलेक्टेड लोग हैं मेरे दोस्त, मैं कई साल बात नहीं किया उनसे, जो मेरे सेलेक्ट होने वाले दोस्त हैं मेरे साथ वाले, मैं उनसे बात ही नहीं करता था। उनके फ़ोन भी आते तो मैं थोड़ा सा उन्हें नेगलेक्ट ही करता था। उसकी वजह कि मुझे थोड़ा सा बुरा लगता था कि यार मैं नहीं हुआ, मेरे साथ वाला हो गया। लेकिन अब लगता है कि यार क्या ही कर रहा था मैं।